हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल लक्ष्य कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना, जिसका नाम है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो हमने आधा पढ़ लिया था, आधा रहता है। चलिए आधा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, गिनती के 4 पन्ने, ज़्यादा हैवी नहीं है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे है कि भीतरी बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य के मेल की यह आदत धीरोदत्त आदि भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। 19वीं शताब्दी के कवि शैली, जो राज शासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्यों में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया। उनके नायक या नायिका जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह ना मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु और धीर है, उसी प्रकार रूप माधुर्य संपन्न भी है। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक एंगल बता रहे हैं कि जो जन सामान्य का जो हृदय है वो क्या है, बाहरी और भीतरी सौंदर्य दोनों को एक ही व्यक्ति के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, हमने इससे पहले वाली जो वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक अधिष्ठान वर्ड पढ़ा था। अधिष्ठान यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे व्यक्ति के अंदर बाहरी सौंदर्य भी है और भीतरी सौंदर्य, यानी कि मन का सौंदर्य और तन का सौंदर्य। ठीक है, उसके अंदर दोनों सौंदर्य विद्यमान है और वही ज़्यादातर जन सामान्य अपेक्षा रखता है कि जो हमारा नायक है वो उसमें ये सारे गुण होंगे। ठीक है, वो बाहरी रूप से भी सौंदर्य होगा और आंतरिक रूप से भी सौंदर्य होगा। तो ये उनकी अपेक्षाएं होती हैं और यही अपेक्षा जो है हम कवियों में भी देखते हैं कि कवि जो भले ही वो पुराने समय को या फिर आधुनिक हो, वो अपनी इस भावना को अपनी इस भावना से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि भीतरी और बाहरी जो सौंदर्य है, जैसे कि रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ये जो मेल है, ये आदत है, बन चुकी है। ठीक है, ये एक आदत बन चुकी है। और धीरोदत्त जो है वो नायक का, जब हम नाटक पढ़ते हैं तो नाटक के अंतर्गत ना धीरोदत्त यानी कि नायक के 3 रूप बताए जाते हैं, तो उसमें से एक रूप होता है धीरोदत्त, जिसके अंदर सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि वो जो आदत है वो धीरोदत्त के रूप में जो है जन सामान्य के अंतर्गत बैठ चुकी है। वो भेद निरूपण जो है बहुत पुरानी है, यानी कि धीरोदत्त नायक का एक रूप है। अगर हम नाटक के अंतर्गत पढ़ते हैं तो नायक के भी 3 रूप होते हैं, धीरोदत्त, धीरोवीर और एक और होता है, मेरे को फिलहाल याद नहीं है, सॉरी। तो उसमें वो जो धीरोदत्त होता है उसके अंदर समस्त गुण होते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आदि। ठीक है, उसी के जैसे आदि जो भेद होते हैं उनका भेद निरूपण से पुरानी है। ठीक है, यानी कि जन सामान्य के अंतर्गत उनके मन में, हृदय में ये जो बात है बहुत पुरानी बैठ चुकी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। और यानी कि वो इतनी ज़्यादा घर कर चुकी है कि लोगों के हृदय में इतनी ज़्यादा गहराई तक बैठ चुकी है कि अब वो छूट भी नहीं सकती आदत। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमय प्रेरणा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि हम अपने मन की तुष्टि के हेतु, यानी कि अपनी एक जो भीतरी वासना है, ठीक है, हमारे मन का कहीं ना कहीं एक कोना होता है कि जो इंसान बाहर से इतना सुंदर रहे वो कहीं ना कहीं अंदर से भी बहुत सुंदर होगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो भीतरी वासना की तुष्टि हेतु, हेतु यानी कि कारण, ठीक है, कला की यही क्या है, ये एक रहस्यमय प्रेरणा है कि जो व्यक्ति बाहर से सुंदर है कहीं ना कहीं वो अंदर से भी सुंदर होगा और उसके अंदर समस्त गुण होने चाहिए। फिर आगे 19वीं शताब्दी के कवि शैली। ठीक है, अब ये कवि का यहाँ पे एग्जाम्पल रख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि एक कवि है शैली, जिनका टाइमिंग है 19वीं शताब्दी, यानी कि 1800 कुछ के टाइम पीरियड के कवि रहे हैं, जो राज शासन, धर्म शासन और समाज शासन आदि सब प्रकार के शासन व्यवस्था के घोर विरोधी। ठीक है, वो कई एक्सेप्ट नहीं करते कि जो हमारा देश है उसमें राज शासन हो या फिर धर्म शासन या फिर समाज शासन, वो इन सभी के विरोधी है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था के वो घोर विरोधी है, लेकिन वो भी इस प्रेरणा से पीछा ना छुड़ा सके। यहाँ पे ये जो इस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इस मतलब यानी कि जो अधिष्ठान, ये बाहरी और भीतरी सौंदर्य वाली ये जो धारणा है वो इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्य में, अब इनका एक प्रबंध काव्य लिखा है इन्होंने, ठीक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्य में रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया। ठीक है, यानी कि कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य दोनों का एक ऐसे मेल किया है, यानी कि अपने नायक को ऐसा बनाया जो मन से भी अच्छा है और तन से भी अच्छा है। ठीक है, इनके उसके अंतर्गत कर्म और रूप दोनों सौंदर्य विद्यमान है। उनके जो नायक है या फिर नायिका है, जो पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग करने वाले,
ठीक है, इनकी पीड़ा भी सहेंगे, अत्याचार भी सहेंगे, ठीक है, वो सभी प्रकार के अत्याचार सहते हैं। किसके लिए? मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, और अपने प्राण का उत्सर्ग यानी कि अपने प्राण तक बलिदान कर देते हैं। घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह ना मोड़ने वाले, ठीक है, इनको उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वह पराक्रमी है, ठीक है, दयालु है और धीरे, ठीक है, पराक्रमी हो गया यानी कि शारीरिक सौंदर्य हो गया, है ना, यानी कि रूप सौंदर्य, और दयालु धीर यानी कि आंतरिक सौंदर्य, यानी कि अपने मन का, हृदय का, कर्म का सौंदर्य, ठीक है। तो उसी प्रकार रूप माधुर्य संपन्न भी है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनका जो नायक है वो रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य दोनों रूपों से सौंदर्य है, यानी कि जो कवि है शैली, वो भी इस धारणा से, इस प्रवृत्ति से अपने आप को नहीं बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? वो कहते हैं, आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण को और कुंभकर्ण की कुरूपता राम को ना देते बनेगी। यानी कि कोई भी आज के टाइम का ऐसा कवि नहीं है जो राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण को दे दे और कुंभकर्ण की जो शारीरिक कुरूपता है वो राम को दे दे, ठीक है, तो वो देते ना बनेगी। ठीक है, लाइन एकदम सीधी होती है लेकिन शब्दों को आगे पीछे करके ये एकदम कवाड़ा कर देते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता, फिर भी हमें समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मीनिंग सीधी सीधी है। फिर आगे क्या लिखते हैं, माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया, पर लक्ष्मण को वे कुरूप ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक लेखक है, ठीक है, माइकेल मधुसूदन दत्त, उन्होंने मेघनाथ के ऊपर अपना काव्य ग्रंथ रचा। ठीक है, भले ही उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में या फिर अपने उस ग्रंथ में मेघनाथ को नायक बनाए, लेकिन वो लक्ष्मण को विलन नहीं बना सके वहाँ पे। ठीक है, खलनायक को उसे रूप नहीं दे सके, क्योंकि लक्ष्मण जो है कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव पार्ट से है। ठीक है, वो पॉजिटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, राम के सपोर्टर है, तो वो विलन उन्हें बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो इंसान के मन के अंदर जो धारणा बैठा दी जाती है वो यहाँ पे वैसी ही रहती है, फिर चाहे वो जितना भी करे, चाहे रूप गुण संपन्न, चाहे विलन जो है उसे चाहे जितना भी अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर हम रामायण की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र जी रामायण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रामायण की बात करते हैं। रावण चाहे जितना भी बुरा हो, जितना ही बुरा, अगर हम रावण के अगर पक्ष में देखें, उसके नज़रिए से देखो, तो कहीं ना कहीं रावण भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल से तो सही है। उसने बहुत घोर तपस्या तप किया है, ठीक है, भगवान की भक्ति की है, कहीं ना कहीं वो भी नारी को मान सम्मान देता था, लेकिन वो क्यों मारा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छे राम जी है। ठीक है, राम जी का वहाँ पे पक्ष क्या है, ज़्यादा बलशाली है, ठीक है, वो ज़्यादा, उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है, या फिर कुछ और बात कर लीजिए, धर्म की स्थापना, ब्ला 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 ब्ला। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने जो उलटफेर किया है वह कला या काव्य अनुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा ने नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने हेतु बुरा बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले पहल प्रचलित होने पर प्राय सभी देशों में कुछ दिन तक रहा करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने मेघनाथ को क्या है, नायक बनाया, तो इन्होंने जो किया, एक नया क्रिएशन किया ना, ठीक है, जो विलन है विलन को भी अपनी स्टोरी में हीरो बना दिया। तो उन्होंने ये जो उलटफेर किया, ये एक कला काव्य अनुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा ने नहीं किया है, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने हेतु किया है। ठीक है, जहाँ पे बहादुरी को दिखाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक विदेशी धारणा आ गई। ठीक है, ठीक है, हमारे देश की धारणा तो हो ही नहीं सकती, ये एक विदेशी धारणा, ठीक है, एक विदेशी नई शिक्षा के प्रचार हेतु या फिर उसके प्रचलित होने पर लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा कि जो विलन है उसे भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी जाए। उसने भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हैं ना, जो थोड़ा ना कि वो पैदा हुआ सीधा सीधा बुरे काम करने शुरू कर दिए, कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई कहीं ख़त्म हुई है। ठीक है, तभी वो अच्छे से बुरा इंसान बना है, क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट्स रहते हैं ना, लेकिन वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से पार्ट को एक्सेप्ट करता है ना, कि वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता है कि नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करता है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे वही कह रहे, तो ये क्या है, एक नई नीति है, एक नई दिशा है, एक नई सोच है। ठीक है, जो एक पुराने शौक को, एक पुरानी धारणा को तोड़ने हेतु यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। राय क्या कहते हैं, इसी प्रकार पंग भाषा के एक दूसरे कवि, ठीक है, ये यहाँ पे एक नई धारणा आई है जहाँ पे ये विलन और हीरो का यहाँ पे भेद और अंतर मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन थे, ये थे माइकेल मधुसूदन दत्त, और यहाँ पे दूसरे हैं बंग भाषा के कवि नवीन चंद्र, जिन्होंने अपने ग्रंथ, उनका एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, उसमें क्या है कि कृष्ण को आदर्श का बल दिया। ठीक है, कृष्ण क्या है, आदर्श, आदर्श मतलब आइडल, जिसको देख के सभी लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं ना, तो एक आदर्श का बल दिया है।
उसमें वे ब्राह्मण के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए गए, ठीक है। यानी कि कृष्ण को यहाँ पे कैसा रूप दिया गया है कि जो भी ब्राह्मण थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और उनको उन अत्याचारों से बचाने के लिए, ब्राह्मणों को अत्याचार से बचाने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया है, ठीक है। और वो वहाँ पे एक महात्मा के रूप में बन के आए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथ में कुरुक्षेत्र में कृष्ण का ऐसा वहाँ पे रूप बनाया है। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की झोंक में प्राचीन आर्ष कवियों के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती की पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। तो अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। सीधी सीधी सी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने मन की किसी नई धारणा को समाज के सामने लाने के लिए आप पुराने आदर्श पात्रों को कोई नया अपना मनमाना रूप नहीं दे सकते। ये क्या है, ये जो पुरानी प्राचीन धारणाएं चली आ रही है उसमें गड़बड़ मचाने के जैसा है। अभी मैंने जो बोला एकदम सिंपल भाषा में बोला, समझ में आया होगा तो नहीं आया होगा, अगर आगे होगा तो आगे होगा, ठीक है। अब ये किताब में जो लाइन है इसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नहीं सही, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा के झोंक में, ठीक है। यानी कि आज के समय की बात करें कि आज के समय का जो कवि है वो अपने समय में, क्योंकि पहले के टाइम की जो मनोदशा थी, जो स्थिति थी अलग थी और आज के समय की जो स्थिति है वो अलग है, ठीक है। आज अगर किसी के साथ कुछ घटित होता है तो वो अपने आप को सीधा प्राचीन पुराण ग्रंथों से किसी नायक नायिका से उठाता है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रेम विवाह होना है तो हम सीधा चले जाएंगे पुराण ग्रंथों को उठाएंगे कि यार पहले के भी टाइम पे तो प्रेम विवाह होते थे, है ना। तो ऐसे हम अपनी तुलना उस टाइम के पीरियड से करते हैं ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आज के समय में कोई खास हवा का झोंका, यानी कि आज के समय में जो घटित होता है हम उन चीज़ों को प्राचीन समय के उन ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। यही बात यहाँ पे है कि आज के समय में जो कोई खास हवा का झोंका, इनके कहने का देखो एंगल तो देखो कि आगे अपनी बात को किस तरह से घुमा फिरा के कह रहे हैं कि कोई खास हवा का झोंका आया, ठीक है। हमें कुछ नया फील हुआ है, कुछ नया अनुभव हुआ है, या फिर हम अपने समाज में कुछ ऐसा नया घटित होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। कोई एक खास एकदम नया हवा का झोंका आया तो उस हवा के झोंक में प्राचीन आर्ष के काव्यों को पूर्णतः निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श पात्रों को, यानी कि पहले के आर्ष काव्य यानी कि जो पुराने काव्य हो चुके हैं, ठीक है, उनमें पूर्णतः निर्दिष्ट, ठीक है, जो अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एकदम उसमें सेट हो चुके हैं, ठीक है, उन आदर्श पात्रों को, यानी कि राम कृष्ण हो गए और भी कई सारे पात्र हो गए, सीता हो गई, राधा हो गई, ठीक है, रुक्मणी हो गई, हनुमान हो गए, लक्ष्मण हो गए। तो ऐसे ही जो हमारे आदर्श पात्र हैं इनको एकदम कोई नया मनमाना रूप देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग राम को एक नया रूप देना शुरू कर देते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मन की तुष्टि हेतु या फिर अपने मन के आज के समय की परिस्थिति को देखते हुए राम को एक नया रूप देते हैं, राम को सीता को, उन सबको एक नया रूप देते। ओके गाइस, तो क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि आज के समय की कोई नई कुछ नया फील होता है तो उसे पुराने अपने आदर्श रूपों को, पात्रों को वो आज के समय में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि आज के समय के जो पवित्र मंदिर के जो ग्रंथ हैं इन सब में क्या करते हैं, गड़बड़ मचा देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो कृष्ण को एक नया रूप देते हैं कि ब्राह्मणों के उद्धार हेतु वो आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके अत्याचार होते हैं, वो कि मेघनाथ को एक आदर्श पात्र बना देते हैं। तो यहाँ पे इसी बात की यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बात करते हैं। फिर आगे है शुद्धा मर्म अनुभूति। अब देखो ये जो यहाँ पे वर्ड है, 3 वर्ड, ठीक है। शुद्धा यानी कि शुद्ध, मर्म यानी कि जो मन की, अनुभूति यानी कि जो अनुभूति होती है, ठीक है, 3 वर्ड्स है। द्वारा प्रेरित कुशल कवि प्राचीन आख्यानों के बराबर लेते आए हैं और जब भी लेते हैं वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्भावना का, अपनी नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं। पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती है। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती है उनके आश्रय के लिए, जबकि नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है, तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
कि हमारे जो मन की जो एकदम शुद्ध, यानी कि अभी अभी हमें कुछ नया फील हुआ है, ठीक है, तो उस अनुभूति को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, उसको सामने रखने के लिए जो प्राचीन आख्यान है उसको बार बार हम सामने लेके आते हैं और हमेशा लेके आते रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वे जब भी लेके आते हैं तो उन पात्रों को अपनी नवीन उद्भावना का, अपनी नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके मन में जो भी भाव चल रहा है वो अपने उस नायक या पात्र नायक नायिका, ठीक है, उन सबके ऊपर आरोपित करते हैं। पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उनके मेल में होती है, इसलिए वो उनके ऊपर आरोपित करते हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती हैं उनके आश्रय के लिए, जबकि नए आख्यान और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है। अब यहाँ पे चाहे रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ पे एक नई बात रख रहे हैं, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं उनसे मेल खाती है, ठीक है, चलिए ये बात सही है, लेकिन आप उन पात्रों को आज के टाइम पे क्यों उठा रहे हो? आप इससे अच्छा कोई नए कैरेक्टर को उठाओ, है ना। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं आपके मन में उठ रही है उनके आश्रय, उनकी पूर्ति के लिए उनके जो आख्यान है, ठीक है, उनके लिए वो एक नए कैरेक्टर को भी नए पात्रों को भी वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तब जो पुराने आदर्श है, पुराने आदर्शों की विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है, यानी कि जो पुराने आदर्श, यानी कि जो पुराने कैरेक्टर है, पात्र हैं, उन्हें खंडित करने की क्या आवश्यकता है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भर्तृ भाव के प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टॉलस्टॉय के समय से चला है, वह एक देशीय है। दीन और असहाय जनता के निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतंकवादियों के उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में कहीं कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष है, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष है और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ओके गाइस, चलिए ये वाला पैराग्राफ समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि कर्म सौंदर्य, ठीक है, कर्म का सौंदर्य, ठीक है, दया भाव, ठीक है, और के प्रति सहानुभूति, सहायता करना, ठीक है, ये सब जो भाव है कर्म, हाँ, ये कर्म के ही भाव, ठीक है। तो ये जो है स्वरूप, इस पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर ये कर्म सौंदर्य होगा, जाहिर सी बात है मनुष्य उसके ऊपर मुग्ध होगा, और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर करती चली आ रही है, यानी कि ये जो कवि परंपरा होती है इसमें ज़्यादातर यही भाव होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कर्म सौंदर्य के ऊपर ही बल देते हैं। उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भक्त प्रेम के प्रदर्शन या आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टॉलस्टॉय से चला आ रहा है, वह एक देशी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पे कर्म सौंदर्य को बता रहा है, फिर दूसरे पक्ष में रूप सौंदर्य को बता रहा है, इनकी स्वरूप सौंदर्य, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि कर्म सौंदर्य, जहाँ पे मनुष्य के अंतर्गत कर्म सौंदर्य होता है, जाहिर सी बात है मनुष्य उसके ऊपर मुग्ध होगा और कवि परंपरा उसे बराबर लेकर चलती आ रही है। और उसके प्रति उपेक्षा यानी कि उपेक्षा होता है सीधा नकार देना, कि मुझे तुमसे ये इस चीज़ की उपेक्षा कर देना, ठीक है, उपेक्षा कर देना, इनकार कर देना, उपेक्षा प्रकट करना, ठीक है। उसके मतलब किसके, कर्म सौंदर्य के प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पर, कर्म सौंदर्य का दूसरा पक्ष कौन सा हो गया, रूप सौंदर्य कौन सा कर्म सौंदर्य, ओहो, कर्म सौंदर्य, रूप सौंदर्य, यही तो बोल रही हूँ ना तब से, कमाल की बात है, ठीक है। तो कर्म सौंदर्य के प्रति उपेक्षा प्रकट करना, कर्म सौंदर्य का जो दूसरा पक्ष है यानी कि रूप सौंदर्य, उसमें केवल प्रेम और भर्तृ भाव का प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने, उत्कर्ष यानी कि उसका अच्छा, ठीक है, कि काव्य और ज़्यादा अच्छा बने। यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि जहाँ पे हम कर्म सौंदर्य को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहीं उसका एक सेकंड पार्ट, उसका एक दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा भी है जिसको हम रूप सौंदर्य कहते हैं। और उसमें कहीं न कहीं प्रेम आता है। प्रेम भले ही हृदय का होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो सहायक सौंदर्य में भी आ जाता है, रूप में भी आ जाता है, ठीक है? तो भर्तृ यानी कि भाई बंधु वाला जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, वो जो प्रदर्शन होता है, जो आचरण होता है, ठीक है? तो वो भी काव्य के उत्कर्ष यानी कि काव्य के लिए अच्छा माना जाता है। को एक नया फैशन माना गया है। कब से माना गया है? वो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय जो कि एक पाश्चात्य कवि है, ठीक है? तो उनके समय से ये भी यानी कि कर्म सौंदर्य के साथ एक रूप सौंदर्य जो ये आई है धारणा, ये टॉलस्टॉय के टाइम से आई है। और ये भी क्या है? देशी है। दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले आ रहे क्रूर आतताइयों आतताइयों को उपदेश देने, ठीक है? यानी कि आतंक, हम यहाँ पे आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये आतताइयों यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है जो कि हम उन लोगों के लिए कहेंगे जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ठीक है? तो वो जो क्रूर जो लोग होते हैं उनके लिए है यहाँ पे कि उन्हें उपदेश देना, उनसे दया की भिक्षा मांगना, ठीक है? और उनके प्रति प्रेम जताना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करने में कहीं कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती, ठीक है? जो क्रूर व्यक्ति है, जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उनके साथ अगर हम ऐसे काम करेंगे तो कहीं पे भी कर्तव्य कर्तव्य जो कि कर्म सौंदर्य के अंतर्गत आ जाता है, तो कहीं से भी कर्म सौंदर्य के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। और कवि भी यहाँ पे ये कहता है कि जो क्रूर व्यक्ति है उसके साथ हमें अच्छा बिहेव कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसके आगे पीछे वो जैसा चाहता है वैसा करते रहो, ठीक है? हम कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है और जो अपराध सह रहा है, दोनों बराबर का हिस्सेदार है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये भी, ये जो बात है कि उपदेश देना, दया की भिक्षा माँगना, प्रेम जताना उसके प्रति, उसकी सेवा करना, ये कर्तव्य की सीमा में नहीं माना जा सकता। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है? कर्म क्षेत्र का, जहाँ पे जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, ठीक है? कर्म करना कहीं न कहीं खुद के प्रति भी व्यक्ति का कर्म होता है और समाज के प्रति भी कर्म होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र का एकमात्र ये सौंदर्य नहीं माना जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष होते हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण, मधुर, ठीक है? अच्छा, तीक्ष्ण यानी कि काटता हुआ, ठीक है? दो पक्ष और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई, ये हृदय के दो पक्षों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोमल कठोर, और यहाँ पे कर्म सौंदर्य और रूप सौंदर्य, इन्हीं दोनों पक्षों की यहाँ पे इन्होंने बात की है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है, यानी कि ये जो भावों की जो प्रक्रिया होती है इसकी अगर हम समीक्षा करें, यानी कि इसको हम थोड़े अगर छोटे रूप में देखें तो हमें पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का, ठीक है? अगर हमारे जब भाव उदय होते हैं फिर हमारे जो भाव अस्त होते हैं, तो ये क्या है? भाव मंडल है। वाह, क्या क्रिएशन करते यार, टू मच है सच्ची में। अब भावों को भी इन्होंने आकाश मंडल बना दिया है कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, पूरा नभोमंडल बना दिया भावनाओं को लेकर। वाह, क्या क्रिएशन करते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का कुछ भाग तो आशय की चेतना के प्रकाश में, यानी कि कॉन्शियस, या कॉन्शियस और सब कॉन्शियस टू वर्ड्स होते हैं, ठीक है? कॉन्शियस मतलब कि जो हमेशा चलता रहता है, और सब कॉन्शियस यानी कि वो दिमाग में है लेकिन वो थोड़े थोड़े समय पे हमें याद आता रहता है। अब सब कॉन्शियस जैसे कि कोई बात है, ठीक है? बहुत पुरानी बात हो गई, हमने आज बैठे अचानक से और हम वो याद करने लग गए, ठीक है? तो वो सब कॉन्शियस। और कॉन्शियस यानी कि जो हमेशा हमारे दिमाग में चलते हैं, सुबह उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, हमें अभी ये काम करना है, हमें अभी वो काम करना है, जैसे का ख ग ABCD, मोबाइल चलाना है, मोबाइल में ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे फ़ोन चलेगा, ठीक है? ये सब क्या है? कॉन्शियस। यानी कि जो चेतन में हमेशा निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और सब कॉन्शियस कि जो एक समय के बाद स्टॉप हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो भाव मंडल है इसके कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में, ठीक है? आश्रय, आश्रय होता है, कहीं पे आश्रय प्राप्त कर लेना, ठीक है? वहाँ पर चेतना के प्रकाश में, मतलब कॉन्शियस, क्या वर्ड रखा है, ठीक है? एक ऐसा रहता है और दूसरा है अंत संज्ञता के क्षेत्र में छिपा रहता है, यानी कि छिपा रहता है, यानी कि दिमाग में, ध्यान में नहीं रहता है। संचारी भावों के संचरण काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप में अंत संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। वाह, इसके तो मैं भी डिफाइन नहीं कर सकती, क्या बोलते हैं, ठीक है? संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं? जो हमारे भावों को ज़्यादा और उत्साहित करते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है? ये रस में होते हैं।
रस मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो संचारी भावों के संचरण काल में, ठीक है, जब संचारी भाव जब संचरण करते हैं यानी कि जब चलते हैं, ठीक है, तो उनका जो चलने का टाइम होता है यानी कि जब वो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं, तो उनका जो काल होता है उसमें कभी कभी स्थायी भाव आ जाता है। ठीक है, तो उन कारण में रूप में, उस कारण के रूप में अंत संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। यानी ये संचारी भाव जो हमारे मन में अभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो बस उठते उठते रह जाते हैं, तो वो अंत संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। ठीक है, इनको सब कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। कहते हैं ना कि यार मेरे को अभी कुछ याद आया था, आते आते फिर वो रह जाता है ना। यार मेरे को अभी याद आया था, मैं तुमसे कुछ कह रही थी बट मैं भूल गई, मेरे को अब याद नहीं आया, जब याद आएगा मैं तुम्हें फिर से वो बताऊंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही कह रहे हैं। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, रति भाव में संचारी होकर आई हुई असूया या ईर्षा को ही ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रति भाव क्या होता है, श्रृंगार रस। ठीक है, जिसमें श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, रति भाव उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसमें संचारी होकर आई। ठीक है, जब रति भाव उत्पन्न हो रहा होता है तो उसमें यानी कि साथ में जो आती है असूया और ईर्षा, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें एक ईर्षा, और असूया का मतलब मेरे को याद नहीं है यार, मैं पूरा रस भूल गई, रस जो है बहुत दूर चला गया मेरे दिमाग से। कभी वो सब कॉन्शियसनेस में आएगा तो याद आएगा। कॉपी किताब खुलनी पड़ेगी यार साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहें कि रति भाव में जब संचारी होकर आई असूया या ईर्षा को ही लीजिए। यानी कि रति भाव में जब किसी से ईर्षा हो जाती है, ठीक है, एक नायिका है वो नहीं चाहती कि मेरे नायक के पास कोई दूसरी ठीक है पर स्त्री आए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ईर्षा भाव आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस है। तो इस क्षण में वह अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई होती है। ठीक है, चरम सीमा पे पहुंची हुई होती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो परिस्थिति चली, सॉरी गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम रति भाव पढ़ रहे थे जहाँ पे नायिका क्या है, वो नायक के पास किसी परिस्थिति को नहीं देखना चाहती। ठीक है, तो वहाँ पे ईर्षा का भाव जो होता है बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चरम सीमा पे पहुँच जाता है। ठीक है, शिखर पे पहुँच जाता है। लेकिन जब वो परिस्थिति चली जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके मन का जो ईर्षा का भाव है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो जो सब कॉन्शियसनेस में वो वापस चला जाता है। ठीक है, तो ईर्षा की यहाँ पे स्थिति देख रहे हैं हम। ठीक है, तो कहा थी जिस प्रकार से जिस क्षण में वे अपनी चरण सीमा में पहुंच गई होती है, उस क्षण में आश्रय को ही रति भाव की ही कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्ष्ण प्रतीति रहती है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतर्दशाएं उसके संचारी के रूप में आती है, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य में प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव का बीज भाव रहता है, जिसकी प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह चलती रहती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथ में निरूपित स्थायी भाव या आंगिक भाव दोनों से ही भिन्न समझना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पे मीनिंग यही है कि ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस जो यहाँ पे भाव है, ठीक है, जो कि रति के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की कि ईर्ष्या का जो भाव होता है वो हमेशा हमारे मन में नहीं रहता है, कभी कभार आता है। और वो कभी कभार कैसे आता है, तो रति भाव के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो यहाँ पे इसी दशा को प्रबंध काव्य में लेके जाते हैं और प्रबंध काव्य के अंतर्गत वो कह रहे हैं कि प्रबंध काव्य में जो प्रधान पात्र है कोई मूल प्रेरक भाव का बीज भाव रहता है। ठीक है, कि जो हमारे प्रबंध काव्य है उसका जो नायक है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें एक भाव रहेगा, वो हमेशा हंसमुख रहेगा, हमेशा गुस्सैल रहेगा। ठीक है, हमेशा वो उसके अंदर ईर्ष्या वाला या फिर क्रोधित या फिर शांत, ठीक है, उस कोई ना कोई उसके अंतर्गत एक मूल भाव रहता है। ठीक है, उसके अंतर्गत एक बीज भाव रहता है जिसकी प्रेरणा से घटना चक्र चलता रहता है। ठीक है, हमेशा वो चक्र चलता रहता है, यानी कि उसकी लाइफ स्टोरी जो है हमेशा उसके उस मेन ठीक है व्यक्ति का क्या होता है, इंसान का क्या होता है, एक उसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, हमेशा हेल्पिंग कैरेक्टर होता है या फिर हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। तो वो जो कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उसी कैरेक्टर को लेके उसका जो पूरी जो घटना है, उसकी जो लाइफ है, पूरी घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरन के लिए जगह निकलते चलते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं बीच में उसके लाइफ में विचित्र यानी कि तरह तरह के भाव आते रहते हैं। इसी बीज भाव को साहित्यिक ग्रंथ के निरूपित, ठीक है, साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत इसको निरूपित किया जाता है। स्थायी भाव और अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। ठीक है, स्थायी भाव होते हैं जो हमारे मन के अंतर्गत हमेशा स्थायी रहते हैं, और अंगी भाव यानी कि हमारे अंग के द्वारा जो भाव हमारे प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इन दोनों को भिन्न समझना चाहिए, किसके अंतर्गत, हमारे ग्रंथों के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत, साहित्यिक ग्रंथ के। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।